सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, ये पूरा हफ्ता सियासी माहौल बड़ा गर्म रहा, बहुत सारी हैपनिंग्स हुई। बुध को सेनेट का इलेक्शन हुआ और उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीट थी हुकूमत के लिए, उस पर हफीज़ शेख साहब हार गए और जो PDM के मुतफ़िका उम्मीदवार थे यानी कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, वो जीत गए। हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट थी, हुकूमत को ये लगता था कि कुछ भी कर ले PDM, अपोजिशन कुछ भी कर ले, लेकिन हफीज़ शेख साहब तो लाजमी जीत जाएंगे। लेकिन जब हफीज़ शेख साहब हार गए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत गए, तो उसके बाद वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करने का फैसला किया और उनको एतमाद का वोट कल मिल भी गया। 178 उनको वोट हासिल हुए और ये 2 वोट उनको इजाफी हासिल हुए, क्योंकि जब वो प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए थे तो उस वक्त उनको 176 वोट मिले थे। तो वज़ीर आज़म साहब को शायद अब कौमी असम्बली का एतमाद मिलने के बाद दोबारा से उनका अपना एतमाद भी बहाल हो गया होगा। इस पर आज लगारी साहब से बात करेंगे, क्योंकि अब आने वाले दिनों में डिप्टी चेयरमैनशिप और चेयरमैनशिप सेनेट के लिए ना बहुत सारे जोड़ तोड़ हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, एक दूसरे से राब्ते किए जा रहे हैं, ताउन मांगा जा रहा है। अब आगे होने क्या जा रहा है और हुकूमत के लिए इस सेनेट इलेक्शन के बाद क्या आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात होने जा रही हैं, या एतमाद का वोट मिलने के बाद अब हुकूमत के लिए चीज़ें थोड़ी बेहतर हो जाएंगी? लगारी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म ने जो कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल किया, आपके ख्याल में वज़ीर आज़म का ये फैसला दुरुस्त था कि वज़ीर आज़म कौमी असम्बली में जाएँ और एतमाद का वोट हासिल करें? पहले तो पीछे से सवाल को वो करते हैं जो आपने आखिरी हिस्सा पूछा है कि वज़ीर आज़म को जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कोई अदम एतमाद की तहरीक नहीं आ रही थी, इस वजह से ये गैर ज़रूरी था, ये ज़्यादा ज़रूरी था, गैर ज़रूरी था। और दूसरी बात यह है कि अब सवाल बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं। देखें, जब 176 वोट मिले थे तो 4 वोट उसमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के थे। अच्छा। वो नहीं आए। सही। उसके बाद जो है फैसल वाडा साहब जो हैं वो मेंबर नहीं रहे, वो चले गए। और दिलचस्प बात यह है कि 12-15 पर जो मीडिया चला रहा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो ये चला रहा था कि ऐवान में 176 अरकान मौजूद हैं और उनमें से 2 अरकान जो हैं वो अपोजिशन के हैं। ये मीडिया चला रहा था। अच्छा। और टाइम लाइन के हिसाब से 12-15 पर गेट बंद होने थे। ठीक है। तो 12-15 पर गेट बंद हो गए तो उस वक्त मीडिया के हिसाब से 276 अफराद अंदर थे और 2 अपोजिशन के थे। एक मौलाना चित्राली थे जमात इस्लामी के, और एक जो हैं वो मोहसिन दावर थे। मोहसिन दावर को तो हमने देखा भी था कि वो स्क्रीन पर नज़र आ रहे थे। अब ये कि इलेक्शन कमीशन नहीं कंडक्ट कर था, स्पीकर साहब कंडक्ट कर रहे थे, तो ये सवालात उठ गए हैं मीडिया में कि 178 गिन कर बताएंगे कैसे हुए थे और नाम बताएंगे कौन कौन से थे। इस पर सवालात हो रहे हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि जी वो वज़ीर आज़म जो है प्रॉपरली इलेक्ट हुए या प्रॉपरली इलेक्ट नहीं हुए, या वोट इतने पड़े या वोट इतने नहीं पड़े। बहरहाल एक सवाल मौजूद है और मेरा ख़्याल ये है कि ये गैर ज़रूरी था। हाँ, आखिर वक्त में सदर साहब से कहा गया कि जनाब आप एक अपना अदम एतमाद ज़ाहिर करें, आप कहें कि जी आपकी अक्सरियत नहीं रही है, लिहाजा जाएं और आप अपनी अक्सरियत हासिल करें, या आपको एतमाद नहीं रहा है आप पर असम्बली का, तो आप पर कौमी असम्बली का एतमाद नहीं रहा, लिहाजा आप जाएँ और कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लें। तो अपोजिशन अब ये कह रही है कि सदर ने ठीक कहा कि असम्बली का वज़ीर आज़म पर एतमाद नहीं रहा है, लेकिन ठीक नहीं है। तो ये चीज़ें और आगे जाकर खुलेंगी, कम से कम दास्तानों की हद तक होंगी। हमारी सवाल तो फिर सेनेट के इलेक्शन के ऊपर भी उठेंगे ना। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट ज़्यादा कैसे पड़ गए, क्योंकि उसी ऐवान में ख़वातीन की नशिस्त पर तो PTI कैंडिडेट थी, PTI की कैंडिडेट ने 174 वोट लिए और ये एक लॉजिकल था। अच्छा। और वज़ीर आज़म भी अपने वोट इतने ही रखते तो ज़्यादा बेहतर होता कि 174 तक बात जाती। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कैसे लिए? इसलिए कि अपोजिशन पहले से कह रही थी कि जनाब बहुत से लोग हैं जो हमसे राब्ते कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब हम अपनी ज़मीर की आवाज़ पर वोट देना चाहते हैं। और फिर उन्हीं अरकान ने वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट दिया तो वज़ीर आज़म उससे भी खुश हुए। और जिन 4 का बताया गया था कि इन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे के साथ, अली हैदर गिलानी के साथ गुफ्तगू की थी,
वो चारों जाकर मिल भी लिए हैं, 3 हैं 4 हैं जो भी हैं, जाकर वज़ीर आज़म से मिल रही है। वज़ीर आज़म ने स्टिंग ऑपरेशन किया हमने। हाँ उन्होंने कहा हमने तो स्टिंग ऑपरेशन किया। हाँ, पता नहीं स्टिंग ऑपरेशन कैसे किया उन्होंने, किस तरह किया, और खामोश रहे। जब ये सब कुछ हो गया, इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, तो उसके बाद कह रहे हैं तो गोया स्टिंग ऑपरेशन का मतलब यह है कि आपने वोट जो है वो नहीं, आपने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नहीं दिया, लेकिन फिर भी आपको कोई और आदमी तो होंगे जिन्होंने वोट नहीं दिया होगा। फिर जिन लोगों ने अपने वोट कैंसिल कराए, तो 7 वोट तो कैंसिल हुए ना सीधे सीधे। इसका भी तो कोई ना कोई हिसाब होगा ना, किसी ने तो किए होंगे ना। और कुछ लोगों ने जो है जाकर अपने ज़मीर पर, या जैसे हुकूमत कह रही है कि नोटों पर जो है वो जाकर बिक गए हैं, तो जो कुछ लोगों ने ज़मीर बेचा, कुछ लोगों ने ज़मीर बेचा, वो अपना ज़मीर साफ़ करने के लिए फिर उन्होंने वज़ीर आज़म को वोट भी दे दिया। अब उनका ज़मीर साफ़ है या दिल में गिल्ट होगा ना, उन्होंने कहा होगा गिल्ट क्लियर। अच्छा, गिल्ट क्लियर भी कर लिया तो वज़ीर आज़म का इत्मीनान हुआ या नहीं हुआ? असल बात यह है, क्या वज़ीर आज़म अब अपने वोट से मुतमईन हैं या नहीं है, और क्या वज़ीर आज़म ने उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपने ज़मीर का सौदा किया था या पैसे लिए थे, क्या अब उनसे मुतमईन हैं या नहीं है? अब तो ये हुकूमत बताए ना कि अपने लोगों के साथ जिन लोगों के बारे में उनका ख्याल है कि वो बिक गए थे, क्या उन लोगों से अब वो मुतमईन हैं या नहीं है? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है हुकूमत, वो 20 जो भी अरकान हैं? क्योंकि शेख साहब ने ये बात की है, वो कह रहे हैं कि हम उनको नहीं अभी निकाल सकते, उनके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, वरना फिर हम हुकूमत कैसे चलाएंगे? तो अगर ये सूरत हाल है तो फिर हुकूमत ने अपनी मर्जी से वोट दिलवाए और हफीज़ शेख साहब को हरवाया, यानी ये भी तो सोचना चाहिए ना। अच्छा, कि हफीज़ शेख से लोग ये वाली बात भी कर रहे हैं कि हफीज़ शेख साहब क्योंकि खड़े थे इस वजह से वोट नहीं मिला, अगर हुकूमत कोई और कैंडिडेट वहां पर नामजद कर देती तो शायद सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती। तो हुकूमत को ये भी सोचना चाहिए कि हफीज़ शेख साहब को क्यों उन्होंने खड़ा किया था, जबकि वो अवाम में कितने पॉपुलर हैं, तो सबको पता है ना। आपने देखा है कि इस मौसम में जबकि गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, लाहौर में लोग एसी चला रहे हैं, कराची में लोग जो पंखे चला रहे हैं, आप तो अभी एसी में भी बैठी हैं। मैं ये कहता हूँ कि जब ये सूरत हाल है और मुर्गी तारीख की बुलंद तरीन, मुर्गी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है, तो क्या हम लोगों को ये नज़र नहीं आ रहा है? अच्छा, इन्होंने भी अपने तौर पर तो सारा मलबा डाला है, हुकूमत की तरफ से भी यही इशारे मिले कि जनाब ये जो कुछ हो रहा है वो तो हफीज़ शेख साहब कर रहे हैं और कीमतें इनकी वजह से बढ़ रही हैं। हफीज़ शेख साहब चले गए, चलें, अब आप जो है वो कीमतें घटा लें, या हफीज़ शेख साहब को अब भी आप रखना चाहते हैं और कीमतें बढ़ाना चाहते हैं, तो ये आपकी मर्जी है। आप लोगों को क्या डिलीवर करें? आप वज़ीर आज़म दूसरी बार मुंतखब हो गए, अल्लाह ताला आपको मुबारक करे, आपको जो है आपकी उम्र दराज हो, आप बहुत ज़्यादा मुल्क की खिदमत करें, लेकिन कुछ करके तो दिखाएं ना। अभी तो लोगों की खाल उतरती जा रही है, लोगों के पास, सच्ची मैं कह रहा हूँ, लोग दवाई नहीं खरीद सकते, लोग बच्चों के लिए खाना नहीं खरीद सकते, लोग बच्चों के लिए आटा नहीं खरीद सकते, सब्ज़ी नहीं खरीद सकते, लोग बच्चों के लिए दूध नहीं ले सकते हैं, और बड़ी तादाद है, आबादी जो है वो तेज़ी से गुर्बत की लकीर से नीचे गिरती जा रही है। इस तरफ तो है ना, आपको मिल गए वोट, आपको बहुत मुबारक। क्या पता अब ये जो धचका लगा है हुकूमत को सेनेट इंतखाबात में, उसके बाद में भी हुकूमत को थोड़ा सा, उसके बाद ही तो कीमतें बढ़ी हैं, उसके बाद ही तो कीमतें बढ़ी हैं ना। अब अभी जो ताज़ा रिपोर्टें हैं, लाहौर में जाकर देखें कि लाहौर में मुर्गी, आप जाएंगी ना, लाहौर जा रही हैं आप, तो जाएं वहाँ देखें 480 रुपए पर पहुँच गई है। कभी आपने ख्वाब में बहुत महंगाई है। हाँ, यहाँ कराची में नहीं है, हर जगह पर महंगाई है। अच्छा लगाई साहब, महंगाई के ऊपर तो हम आगे जाके भी बात करेंगे, लेकिन अभी मैं ये जानना चाह रही थी आपसे कि ऑपोजिशन ने जो कल के इजलास का बायकॉट किया, शिरकत नहीं की, ऑपोजिशन का ये फैसला दुरुस्त था आपके ख्याल में? हाँ, तो अपोजिशन का तो इस वोट से कोई ताल्लुक ही नहीं, ना तो अपोजिशन ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया था कि अपनी अक्सरियत साबित करते, ना अपोजिशन ने वज़ीर आज़म को वोट देना था। तो अपोजिशन ने अपने आप को एब्सटेन किया, उन्होंने कहा कि हम बाहर खड़े हुए हैं, हम नहीं देते हैं, और बाहर खड़े होकर जो सब कुछ हुआ, लेकिन उसमें बहुत बुरा हुआ। तारीख में हम शर्मिंदा हैं इस बात से। सियासी तारीख, सियासी कारकुन, जिन लोगों ने सियासत देखी है, हम मीडिया के लोग, हम शर्मिंदा हैं, हमें बहुत दुख है जिस तरह से वो जूता उड़ रहा है, जिस तरह से मुर्तज़ा अब्बासी के ऊपर से गुजरता हुआ एहसन इकबाल साहब की तरफ जा रहा है। मुझे इतनी नदामत महसूस हुई, इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई है, मुझे इतना दुख हुआ है। बड़े बड़े वाक़यात पर ज़ाहिर इंसान दुखी होता है, ये इतना बड़ा दुखी है कैसे हमने टारगेट किया है, और हम ये जो कुछ कर रहे हैं इसकी फसल भी हमें काटनी होगी। हम ये काश्त कर रहे हैं, अल्लाह ना करे कि किसी सियासी जमात का कोई कारकुन जो है वो इस तरह के इंतकाम के जज्बे से भर जाए। मैं दिल से गुजारिश कर रहा हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, मैं पहले पीटीआई से गुजारिश और फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून से और पीपल्स पार्टी से और दीगर पार्टियों से
कि इस तरह नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी इस तरह नहीं होना चाहिए। आप सोशल मीडिया पर लोगों की गालियां तो देखें, अगर हम मीडिया के लोग भी अगर कोई बात करते हैं तो हमें भी सुननी पड़ती हैं। क्या हम अपने दिल की बात नहीं कर सकते? हम जिस बात को भाई हमने किया था, नवाज शरीफ पर तनकीद हमसे ज्यादा किसी ने नहीं की है। आप पूरा रिकॉर्ड उठा कर देखें, हम कर रहे थे जरदारी पर हमसे ज्यादा तनकीद किसी ने की है, हम कर रहे थे तनकीद जब वो हुकूमत में थे। आज आप हुकूमत में, हम बात करेंगे ना यार, आपके दौर में अगर कोई गड़बड़ होगी तो हम बात करेंगे। लेकिन कारकुनान को कौन रोक सकता है? अब ये जरूरी तो नहीं है कि ये हुकूमत नहीं करवाया हो, कारकुनान तो कहीं भी पहुंच जाते हैं। कभी किसी एक ने कहा है कि हमारे कारकुन ने गलती की है? सिर्फ अफसोस का इजहार किया असद कैसर साहब ने। मैं असद कैसर साहब को सलाम करता हूँ, उनने बड़े दिल सोजी से इस बात पर अफसोस का इजहार किया है। क्या वज़ीर आज़म ने कहा है कि ये बुरा हुआ? क्या वो जो मीडिया पर आकर सुबह से शाम तक तराने गाते रहते हैं, उन्होंने आकर कहा है कि गलत हुआ है? आप अगर ऐसी चीज जो काश करेंगे यार, उसी को तो उठाएंगे ना। आप गंदम काश करेंगे, गंदम उठाएंगे। आप प्याज काश करेंगे, प्याज उठाएंगे। अगर आप जूते काश कर रहे हैं सियासत के अंदर तो फिर क्या होगा? ये वाला कल्चर फरोग नहीं होना चाहिए सियासत में। अच्छा, लेकिन लगारी साहब, अब आगे जाकर जो चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के हवाले से अब मुलाकातें हो रही हैं। MQM के साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के साथ भी मुलाकात हुई, हुकूमत ने भी की है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी की है। क्या लग रहा है आपको, किस तरफ ये ऊंट करवट किस तरफ होगा, क्या होगा? देखें, अगर वही मयार है जो हुकूमत चाहती थी कि कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म के इतने वोट हैं, वज़ीर आज़म को इतने वोट मिलने चाहिए, अगर यही मयार है तो अपोजिशन जो है वो अक्सरियत में है, उसके पास 53 वोट्स हैं और हुकूमत के पास 47 वोट हैं, और ये जो है 6 वोटों का फ़र्क है। सही। और हुकूमत इस सेनेट में एक दफ़ा पहले भी गेम कर चुकी है, जब जनाब संजरानी साहब को उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम बनाया था। तो अब भी उनके पास एक मौका है कि क्या वो फिर उसी तरह करते हैं। मुझे मैं अब भी, मुझे जब तक सबूत नहीं होंगे मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर अपोजिशन कहती है कि मंडी लगाई गई थी तो वो बताएं कि मंडी लगाई गई थी, अगर नहीं लगाई गई थी तो नहीं लगाई गई थी। अगर जो लोगों का ज़मीर उस वक्त जागा था तो इस वक्त भी जागा होगा। 64 बंदे खड़े हुए थे, बाद में जो है वो 53 भी नहीं निकले, और हुकूमत का उम्मीदवार जो है वो जीत गया था और संजरानी साहब। लेकिन लगाई साहब, इस बात को तो माने ना कहीं कुछ तो हुआ है ना, क्योंकि जरदारी साहब ने कहा अभी भी हमें जो वोट पड़े हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को 20 वोट कम पड़े हैं, 20 और पढ़ सकते थे। और साथ मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने क्या कहा, नून लीग का टिकट चला है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ तो हुई है। नहीं, नून लीग का टिकट जो है, अगर किसी ने कहा है कि मुझे आप नून लीग का टिकट देंगे मैं आपको दूंगा, ये इसको रिश्वत कहेंगे हम? इसको रिश्वत नहीं अभी भी मैं नहीं कहता हूँ कि रिश्वत नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि ये सवाल है। इसको सवाल को हमारे कानूनी इदारे जो हैं हल करें, या इसको सुप्रीम कोर्ट हल करे, इसको इलेक्शन कमीशन हल करे। क्या ये वादा अगर कोई करता है कि जी मैं आपको टिकट दूंगा या आप मुझे टिकट दीजिएगा मैं आपको वोट देता हूँ, तो क्या ये रिश्वत के ज़ुमरे में आएगा? या ये कहेगा कि जनाब मैं यहाँ पर ठीक नहीं हूँ, मेरे ज़मीर पर बोझ है, मैं यहाँ नहीं करना चाहता, मैं वोट देना चाहता हूँ। तो क्या वो जो है वो अभी जो इन्होंने वोट हासिल किए, एक रात पहले क्या कहा था, धमकियाँ दी गई थी, अगर कोई नहीं आया ऐवान में तो उसको ऐवान से ही निकाल दिया जाएगा, उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा और उनके डी-सीट कर दिया जाएगा। डी-सीट करने का फैसला आप रिकमेंडेशन तो भेज सकते हैं, लेकिन फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने करना है। तो इलेक्शन कमीशन से ऐलान करवाया है आपने कि इलेक्शन कमीशन साहब मेहरबानी करें, जो हमें वोट न दें उनको आप डी-सीट कर दें, तो इलेक्शन कमीशन के पास जाए ना। तो इन्होंने तो डायरेक्ट ऐलान कर दिया कि हम डी-सीट कर देंगे जो लोग हमें वोट नहीं देंगे। तो ये आपने ऐलान किया था, उसके बाद आपने एतमाद का वोट हासिल किया, तो और उन लोगों से हासिल किया जिन लोगों ने एक दिन पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट दिया ना। तो जरदारी साहब अगर ये कहें कि मेरे पास 30 आदमी और थे, 40 आदमी और थे, तो वो कहें, या तो फिर वो लिस्ट भी दें कि जी ये लोग थे मेरे पास। नहीं देते हैं लिस्ट तो आप माने कि अगर आपके लोग मैनेज हो सकते हैं कि टिकट के ऊपर जी पीपल्स पार्टी का टिकट मिलेगा या नून लीग का, इसका मतलब है अपने आपके टिकट पर अगले दफा इलेक्शन में लोग नहीं हिस्सा ले रहे। तो ये सूरत हाल जाहिर है, फिर भी तो लोगों ने वोट दिया ना। ज़मीर तो फिर भी बेचा ना लोगों ने। जी, ज़मीर तो फिर भी बेचा ना। ज़मीर बेचा है या ज़मीर के मुताबिक वोट दिया है, दोनों चीजें हो सकती है। अच्छा, अब तहरीक अदम एतमाद की कोई अहमियत रह जाएगी ये एतमाद का वोट हासिल करने के बाद? क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि PDM फैसला करेगी तहरीक अदम एतमाद लाने। पहली बात ये है कि ये जो कहा गया था कि 6 महीने तक दोबारा अदम एतमाद का वोट नहीं हो सकता, अगर वज़ीर आज़म एतमाद का वोट ले लें, तो ऐसा नहीं है। ऐसा वो कल भी हो सकता है अदम एतमाद का वोट, अगर अपोजिशन फैसला करे और टेबल करे, मूव करे रेजोल्यूशन कि हमें
हाउस को वज़ीर आज़म पर एतमाद नहीं है तो इलेक्शन आपको असम्बली का इजलास बुलाना होगा और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कराना होगा। इसलिए कि 18वीं तरमीम के बाद ये पाबंदी नहीं रही है कि जनाब 6 महीने तक हुकूमत चलेगी और उसके बाद जो है वो वोट हो सकेगा। वोट अब भी हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक अपोजिशन इंतज़ार करे, चीज़ों को चलने दे और हुकूमत को मौका दे और हुकूमत इस मौके से फ़ायदा उठाए कि यार कुछ डिलीवर कर दे। हमने फिर कहा हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख मकान। यार आप नहीं दे सकते हैं ना, आप क्यों इतना वादा करते हैं? आप लोगों को क्यों इतना धोखे में रखते हैं कि जनाब हम आपको 1 करोड़ नौकरियां जाएँ। मैं चलता हूँ पंजाब में, मैं चलता हूँ आपको दूसरे सूबों में, सिंध में भी होता है, लोग नौकरियां बेचते हैं भाई, लोगों को नौकरियां खरीदनी होती हैं। यहाँ आप 2 एकड़ ज़मीन बेचें, जाएं फिर आप 9वें ग्रेड की, 8वें ग्रेड की, 7वें ग्रेड की नौकरी हासिल करें। किसी शख्स को भी नौकरी नहीं मिलती है बगैर पैसे। पंजाब में भी नहीं मिलती है, नहीं मिलती है खैबर पख्तूनख्वा में, ना मरकज़ में मिलती है, ना वफाक में मिलती है। नौकरियां बेची जाती हैं पाकिस्तान के अंदर। आप इस बात को हम रियलाइज़ करते हैं, हमें पता है कि यहाँ बिकता है और हम इन्हतात की तरफ जा रहे हैं, हम ज़वाल की तरफ जा रहे हैं, हम खराबी की तरफ जा रहे हैं। सालों से चलता आ रहा है ना, ये वाली गवर्नमेंट तो अभी आई है, इनको तो 2.5 साल हुए हैं अभी आए हुए। अपने दौर में तो साफ कर सकते थे ना यार, ये तो हो सकता था ना। अपने दौर में कहते कि जनाब हमारे दौर में नहीं चलेगा, हम पैसा नहीं चलेगा। यहाँ एक बंदे ने जो बहुत एक हुकूमत के साथ, हुकूमत की पार्टी के साथ काम करता रहा है, उसने खुल कर कहा है कि भाई मुझसे कहा गया है कि एक वफाकी वजीर ने मुझसे कहा कि 3 लाख रुपए 2 नौकरी देंगे। अच्छा, तो क्या ऐसी सूरत में जो है आप समझते हैं कि लोग जो है अब चीज़ें फेयर हो रही हैं? लोगों को नौकरियां नहीं मिलती हैं, जो हैं वो बिक रही हैं। कहाँ है, किस जगह पर नौकरियां मिल रही हैं लोगों को? इस खराब सूरत हाल का तो नोटिस लेना होगा ना। वज़ीर आज़म खुद जाकर बैठते हैं कि भाई नौकरियों के मामले में मैं बैठा हूँ, मुझे बताओ कहाँ कहाँ नौकरियां। और मैं अपने तौर पर भाई वज़ीर आज़म अपनी टीम बना लेंगे जी, ये इंटरव्यू लेगी, ये पास करेगी, जो पास करेगी वो नौकरी ले लेंगे। नहीं करते ना। सही। तो लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लोगों को घर नहीं मिल रहे हैं, लोगों के घर उजाड़े गए, लोगों के घर बुलडोज किए गए, लोगों का रोजगार छीना गया, लोगों की रेहड़ियां उल्टा दी गई, लोगों के पथारे हटा दिए गए। सारा कुछ हमारी नजरों के सामने हुआ है और आज ले लेते हैं कि फलां के कहने पर, फलां के इशारे पर हुआ है। आपने किया ना जनाब, बिल्डोजर आपने मंगवाए थे, आपने चलाए थे। सही। अच्छा लगाई सर, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक आखिरी इससे रिलेटेड मेरे पास सवाल ये है कि MQM ने जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा मांगा है हुकूमत से और कहा है कि हम हिमायत करेंगे लेकिन हमें डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा चाहिए, आपको लगता है कि हुकूमत उनका ये मुतालिबा मानेगी? क्योंकि MQM की हिमायत इस वक्त हुकूमत के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और अपोजिशन के लिए भी। अपोजिशन को अब तक हुकूमत के किसी भी इत्तेहादी के वोट की ज़रूरत नहीं है। अगर अपोजिशन के वोट सलामत रहते हैं तो अब भी अक्सरियत में है अपोजिशन। पहली लेकिन मुलाकातें तो की है ना यूसुफ की है, उन्होंने की है और अपोजिशन दरखास्त की है, वोट के लिए भी गए थे, वोट भी मांगे थे, उसके लिए भी उन्होंने जाकर बात की थी, उन्होंने वोट नहीं दिए थे। अब भी मेरा ख्याल नहीं है कि MQM जो है वो जाकर अपोजिशन को वोट देगी। अच्छा, लेकिन उसने एक मुतालबा रखा है उनके सामने कि हमारा डिप्टी चेयरमैन होना चाहिए और डिप्टी चेयरमैन के लिए भी उनका जो उम्मीदवार है उसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में किसी को एतराज़ नहीं होगा। वो फ़रोग नसीम साहब के बारे में कह रहे हैं, जिनको कल तक वो मानते नहीं थे कि हमारे कोटे पर वज़ीर हैं। वो कहते थे कि ये तो हुकूमत के अपने कोटे पर वज़ीर हैं, हमारे कोटे पर तो एक ही हैं। पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब थे, अब अमीनुल हक साहब हैं। तो अगर वो मांग रहे हैं तो उनकी अपनी वर्थ होगी और उस बुनियाद पर मांग रहे होंगे। और अगर आप उसको समझते हैं कि इनकी वर्थ है तो उनको देना होगा, वरना सीटें तो जाहिर है PTI की अपनी ज़्यादा हैं, उसके पास तो 20 सीटें हैं, M के पास 2 है या 3 हैं। और इसी तरह से दूसरी बड़ी पार्टी जो है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, जिसकी तरफ से चेयरमैन आ रहा है। उन्होंने साजिद सजरानी साहब को टिकट दिया है। अब का PTI के जो 20 सेनेटर हैं वो ये नहीं कहेंगे कि जनाब हम में से कोई भी आपको नहीं लगता है, हमारे सबकी जो है वो आँख कान नाक सब सलामत हैं, हमें क्यों नहीं आप कंसीडर कर रहे हैं, आप जाकर वहाँ से दे रहे हैं। तो हो सकता है, चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर हुकूमत कराची को देना चाहे, अब भी कराची के पास है डिप्टी चेयरमैन का ओहदा,
तो अगर कराची को देना चाहे तो दे सकती है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। सही। अच्छा लगाई साहब, लॉन्ग मार्च के हवाले से भी मुलाकातें वगैरह हो रही हैं, इजलास भी हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, आपको क्या लगता है अब लॉन्ग मार्च करेगी पीडीएम क्यों, या फिर उनको लगता है कि बस जितना टफ टाइम देना था हुकूमत को दे दिया? नहीं, इसका फैसला वो आज नहीं करेंगे, राब्ते कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत भी कर रहे हैं, एक माहौल भी बना रहे हैं, लोगों के पास भी आ रहे हैं, मीडिया के सामने भी इस तरह से बातें की जा रही हैं। लेकिन असल बात वो है जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होगा तो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद तय होगा कि अपोजिशन क्या हिकमत अमली बनाती है। पहले ये है कि क्या अपोजिशन मुत्तफ़िक़ के तौर पर उम्मीदवार एक अपना तय कर सकती है, क्या ये वाकई यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं या कोई और उम्मीदवार है। और डिप्टी चेयरमैन के लिए भी कोई आपके पास कोई उम्मीदवार है, चूँकि इस वक्त डिप्टी चेयरमैन तो मांडवी वाला हैं, सलीम मांडवी वाला है, तो इसका मतलब है गिलानी साहब आते हैं तो सलीम मांडवी वाला साहब नहीं आते हैं। तो क्या अब नून लीग अपना उम्मीदवार देती है या पहले की तरह मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो हैं वो बनते हैं डिप्टी चेयरमैन? तो ये बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट होगी। जब ये हो जाएगी तो फिर अगला कदम होगा कि क्या वो हाउस की तरफ जाते हैं या वो लॉन्ग मार्च की तरफ जाते हैं, तो ये तो बात का फैसला होगा। ठीक है, चले हमें ब्रेक लेनी है और नाज़रीन ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर आज जो हादसा पेश आया है रेलवे का, उसके हवाले से कुछ बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि आज हादसा पेश आया, बड़ा अफसोसनाक। कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस रोहड़ी के करीब हादसे का शिकार हो गई। बोगियों को जोड़ने वाला पुर्जा टूटने से ट्रेन की 9 बोगियां ट्रैक से उतर गईं और 40 मुसाफिर जख्मी हुए हैं और हादसे में खातून जाँ बहक भी हुई हैं। लगारी साहब, माजी में जब भी कभी रेलवे का कोई भी हादसा होता था तो खान साहब कहते थे कि वज़ीर रेलवे मुस्ताफ़ी हों। अब भी कुछ इस तरह की चीज़ करेंगे कि वज़ीर रेलवे को कहेंगे कि वो मुस्ताफ़ी हो जाए? अगर आप मियां नवाज शरीफ के दौर को देखें, साद रफ़ीक जब वज़ीर रेलवे थे जी, उनके पूरे दौर को उठा लें। अच्छा, उससे पहले जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उस वक्त के पूरे दौर को उठा लें। उन तो दोनों अदवार में होने वाले हादसों का हिसाब लगा लें। लगता यह है कि यह हादसों की हुकूमत आई है। रेलवे के जितने हादसे इस हुकूमत के दौर में हुए हैं, और ख़ास तौर पर जनाब वज़ीर दाखिला साहब जो हमारे शेख रशीद साहब, जब वो रेलवे के वज़ीर थे तो हादसे पे हादसा हो रहा था। अब ये हादसा हो गया है। और हादसा भी कैसे, पहले पटरी उखड़ जाती थी, क्रैश हो जाता था, कुछ और होता था, सिग्नल गलत दिया जाता था, सिग्नल डाउन नहीं होता था, इस तरह से हादसा होता था। ये हादसा ये हुआ है कि एक जो 2 बोगियों को जोड़ने वाला पुर्जा है वो टूट गया और जो है रेलवे की बोगियाँ पटरी से उखड़ गई। और कहा यह जा रहा है कि जनाब पटरियाँ कमज़ोर हैं। बात यह है कि असल बात ये नहीं कहेंगे आप वो पुर्जा जो है वो कमज़ोर था या पुर्जा देख कर लगाया गया था। ये जब बोगियाँ एक दूसरे के साथ जोड़ी जाती हैं तो आपको देखना होता है कि जनाब ये पुर्जा जो है उसकी इस्तात ऐसी है कि ये चल पाए, उतनी पीछे 9 बोगियों का बोझ भी उसने खींचना है। तो ये चीज़ें जो हैं हमारे यहाँ लापरवाही हो गई है। हमारे यहाँ हर चीज़ में ऊपर से लेकर नीचे तक गैर जिम्मेदारी है, फ़र्ज नाशनासी है, आकबत ना अंदेशी है। लोग अपनी जिम्मेदारी के बारे में नहीं सोचते, जिम्मेदारी दूसरों पर मुसलत करने की कोशिश की जाती है। जो बंदा वहाँ पर है ड्यूटी पर, या जिन लोगों ने ये सारी फिटनेस दी है, अब ये तरीका ही नहीं रहा है कि गाड़ी की पहले फिटनेस देखने के बाद ओके किया जाए कि जनाब अब ये गाड़ी आप ट्रैक पर लाकर चला सकते हैं और लेकर जा सकते हैं। अब तो गाड़ी उठाई और उस गाड़ी का बोगी उठाई, दूसरी गाड़ी में लगे, दूसरी की तीसरी में लगे, गिनती पूरी की, चलो भाई अब गाड़ी चले। अब इस तरह से तो गाड़ियाँ नहीं चलेंगी ना। मैं कहता हूँ कि फ़र्ज़ जो है वो पूरा नहीं किया जा रहा है और हुकूमत की ऊपर की सतह पर भी लापरवाही है, निचली सतह पर भी लापरवाही है और बिल्कुल आखिरी सतह पर भी लापरवाही है। एक ओवरऑल पाकिस्तान के सारे सिस्टम के ओवरहालिंग की ज़रूरत है, जो हम नहीं कर रहे हैं, हम अवॉइड कर रहे हैं। निज़ाम भी तो बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत खस्ता हाली का शिकार है हमारी रेलवे। हमारी रेलवे जो अंग्रेज़ ने बनाई थी वही है। हमने अंग्रेज़ की बनाई हुई जो ट्रैक्स थे उनको कम किया है, हमने बढ़ाया नहीं। हमने वेस्टर्न बैंक पर गए थे ना, 65 की जंग के बाद हमने तय किया था कि हम दरियाए सिंध के मगरबी किनारे पर रेल की पटरी बिछाएंगे और हमने जैकोबाद से जो है वो एक और पटरी बिछाई
और हम जैकोबाद से गए रुझान में, राजनपुर में, फाजिलपुर में, जामपुर में, और इस तरह से आगे डीजी खान में और कोटद्दू तक ले गए और आगे बढ़ाकर ले गए। लेकिन हमने उसको देखा है, वो जो पटड़ी बिछाई गई थी, जो याया खान के दौर में काम शुरू हुआ था, अयूब खान के दौर में शुरू हुआ था, याया खान के दौर में वो तकमील को पहुंचा था, क्या हमने उस पटड़ी को दोबारा पलट कर देखा है? ये हमने नया काम बड़ा किया था, वो भी ठीक नहीं है। और जो पटड़ियाँ अंग्रेज़ के दौर में बिछाई गई थी, हमने उन्हीं पर इत्तफाक किया हुआ है। वो जब कोई आकर किसी हादसे का शिकार, अल्लाह ना करे, किसी हादसे का शिकार होती है या कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई होती है, पटड़ियाँ उखड़ जाती हैं, उनको जो है वो दोबारा बना लेते हैं और फिर उसके बाद उसी को ही चलाते रहते हैं। हम अब तक अंग्रेज़ों की बिछाई हुई रेलवे लाइन पर अब भी हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आप देखें जिस तरह की ट्रेन चल रही है हमारे इसी साउथ एशिया के अंदर, उसकी क्या सूरत हाल है। यानी आप हैरान हो जाएंगी कि किस तरह से हमने सफ़र किया था। देखिए 1707 किलोमीटर सफ़र है कराची से इस्लामाबाद का। अच्छा। और 1757 किलोमीटर है बीजिंग से शंघाई का। हमने बीजिंग से शंघाई का फासला 3 घंटे में किया ट्रेन के ऊपर। हम जहाज़ पर यहाँ जाते हैं तो 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, 3 घंटे में हमने ट्रेन पर सफ़र किया। हमें पता ही नहीं चला कि हम सफ़र कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमें जो है वो नज़र नहीं आ रही थी, हमें आसपास के सीन भी नज़र आए थे, हम शहर भी देख रहे थे, लेकिन गाड़ी गुजरती हुई चल जाती, बहती हुई जा रही थी और लगता था कि गाड़ी चल रही है। हम उस सारे सिस्टम को नहीं कर रहे हैं, हम चीज़ों को ओवरहालिंग नहीं कर रहे हैं। हमारे सिस्टम के अंदर करप्शन उसके तह में जम चुका है। हमारा जो चीज़ों को ख़राब करने का अमल है, चाहे वो हमारा रेलवे हो, चाहे हमने स्टील मिल को बंद करना मुनासिब समझा। देखिए हमारे सामने रशियन डिप्लोमेट ने कहा था कि हम स्टील मिल की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए तैयार हैं, दुगनी करने को तैयार हैं। आपकी हुकूमत हमसे बात करने को तैयार नहीं। हमारी हुकूमत आर्मी एजेंडे पर काम करती है, बाहर से इशारा आएगा फिर काम करेंगे। वो कहते हैं सी पैक चलने दो, चलने देते हैं। वो कहते हैं सी पैक बंद कर दो, हम चुप करके बंद कर देते हैं। तो इस तरह से तो नहीं चलेगा। कौमें इस तरह तरक्की नहीं करती हैं। कौमों की तरक्की अपनी खुददारी से होती है, अपने फैसले खुद करने से होती है। ये नहीं है कि हम देखते रहें वाशिंगटन से क्या इशारा आ रहा है और वाशिंगटन क्या कह रहा है, लंदन क्या कह रहा है, पेरिस क्या कह रहा है। अच्छा वो कह रहा है वाशिंगटन बीजिंग से दूर हो जाओ, तो हम बीजिंग से सहम कर दूर हो जाते हैं। ये सारी सूरत हाल है। मास्को से दूर हो जाओ भाई, मास्को यार, मास्को ख़त्म हो गया, मास्को का इक़्तिदार ख़त्म हो गया, मास्को का जो सिस्टम था वो ख़त्म हो गया। अब तो खुदा के वास्ते इसको स्टील मिल को चलने दो। नहीं चलने देते, क्योंकि ये स्टील मिल जो है रशिया ने लगाई थी, वो तो कम्युनिस्ट मुल्क का, उसने लगाई थी, तो उसको ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल एजेंडा यही है कि ख़त्म होना चाहिए। अभी चीन और रूस दोनों जो हैं अमेरिका में और बरतानिया में इतनी बड़ी सरमायाकारी कर रही हैं, उनने बहुत सी चीज़ें वही चला रहे हैं। रेलवे का इसका सिस्टम, अपना बिजली का सिस्टम लंदन का और अमेरिकी शहरों का वही चला रहे हैं, लेकिन उसको चलने देंगे अब हमें नहीं चलाने देंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा लगाई से महंगाई के हवाले से आपने पहले भी थोड़ा सा कमेंट किया है। महंगाई तो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। अब आगे रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान को कोई रिलीफ मिलेगा? यह हुकूमत रिलीफ देगी, क्या पता सस्ते बाजार लगे। अल्लाह करे कि यह हुकूमत रिलीफ दे। हम दुआ गो हैं। अब हम अपनी तनकीद भी सरेंडर करते हैं, हम अपना सर भी झुकाते हैं, हम वास्ता भी देते हैं, हम दोनों हाथ बांधते हैं। हम जनाब इमरान खान के आगे हम नाक से लकीरें निकालते हैं। अगर इससे आपका दिल भरता है तो आप महंगाई को कंट्रोल करें। हमारे मुल्क की हालत, हमारे लोगों की हालत बहुत बुरी है। मैं सोच भी नहीं सकता लोग किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। आप जाकर देखें तो सही गरीबों की आबादियों के अंदर किस तरह बच्चे बिलक रहे होते हैं। आप गंदे कचरे से लोग बच्चे जाकर तलाश कर होते हैं रिज़्क़ यार, ये होता है। वो बच्चे जाते हैं जाकर गंदे कचरे में से जाकर चीज़ें तलाश करें, शायद कुछ खाने की चीज़ मिल जाए, शायद कोई ऐसा फल मिल जाए जो ख़राब ना हो और जो ऐसे ही फेंक दिया गया हो। इस तरह जाकर लोग तलाश कर रहे हैं और इन्हें परवाह नहीं है। अब जाकर देखें गोश्त किस जगह पर पहुंच गया है। अब 1200 से भी ऊपर मटन चला गया है। कोई ख्वाब में सोच सकता है कि हम मटन खाएंगे? बीफ जो है मुर्गी से महंगा और मुर्गी जो है सब्जी से महंगी, हर चीज भी महंगी है। सब्जियां हर चीज से महंगी, दालें महंगी, हर चीज महंगी हो गई। मुझे बताएं लोग खाएं क्या? सांस पे टैक्स लगेगा जो हम हमेशा बात करते हैं। हाँ,
और हम कहते रहे हैं कि जनाब सांस पर भी ये टैक्स लगाएंगे और लगाने में इनमें कोई भी आर नहीं। अच्छा, अब तो शेख रशीद साहब ने भी परसों को इंटरव्यू दिया, उन्होंने भी इवन ये बात की है। उन्होंने कहा अब आगे जो हुकूमत का टाइम रह गया है उसमें वज़ीर आज़म को देना पड़ेगा रिलीफ, कुछ करना पड़ेगा आवाम हर चीज़ हम वज़ीर आज़म से तवक्को कर बैठते हैं, तो फिर किससे? तो तमाम इदारे जो हैं उनको काम करना होगा। हम मुतालबा करते हैं डायरेक्ट जाकर वज़ीर आज़म से, हम उस्मान बुज़दार से, मुराद अली शाह से, महमूद खान से, जाम कमाल से हम तवक्को करते हैं हमारे वज़राए आला हैं, हमारे वज़ीर आज़म हैं, ये करेंगे कंट्रोल। भाई निचली सतह पर चीज़ें ख़राब हैं उनको भी तो ठीक करें ना। हमारी जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ वो क्या कर रही हैं? वो चुप करके सर धुन कर बैठ जाती हैं। माफिया राज कर रही है, आप माफिया का सर नहीं कुचलते हैं। अब माफिया को अपनी जेब में रखते हैं या अपने साथ रखते हैं, अपने पहलू में बिठाते हैं और फिर कहते हैं कि जनाब हम माफिया के साथ। भाई हुकूमत इस बात पर तवज्जो दे, अगर महंगाई करने वाली, ज़ख़ीरा-अंदोज़ी करने वाली माफिया, कायदे आज़म ने अपनी पहली तकरीर में यही कहा था। बिल्कुल, कायदे आज़म ने अपनी पहली तकरीर में यही कहा था कि भाई ज़ख़ीरा-अंदोज़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम इसके अलावा कोई काम ही नहीं करते हैं, ज़ख़ीरा-अंदोज़ी करते रहते हैं और लोग भूखे मरते रहते हैं। बड़ी अहम मुलाकात है चौधरी बरादरान से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की। ये तो बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं, हुकूमत को लगता है बड़ा टफ टाइम देने जा रहे हैं ये। और अभी जो हाउस आया है उसमें चौधरी बरादरान के पास एक सीट है। अच्छा, कामिल अली आगा साहब की, हमारे बहुत मेहरबान हैं, और कामिल अली आगा साहब की सीट जो है वो लेने के लिए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि बड़ी डेवलपमेंट है और इस डेवलपमेंट को बड़े तनाजुर में देखना चाहिए, एक वोट के तनाजुर में नहीं देखना चाहिए, हुकूमती इत्तेहादी बहुत है वो। बड़े तनाजुर में देखना चाहिए कि अब पंजाब में क्या डेवलपमेंट होती है। मेरे ख्याल में अब हुकूमत दौड़ेगी पंजाब की तरफ, इसलिए कि लाहौर, तख्त लाहौर जो है अब उसको ख़तरा दरपेश है कि क्या होता है। इसलिए कि इस वक्त जो मरकज़ी हैसियत हासिल हो गई है वो चौधरी परवेज़ इलाही को और चौधरी शुजात हुसैन को हासिल हो गई है। अगर ये हुकूमत बचती है पंजाब में तो उसकी वाहिद वजह होगी चौधरी परवेज़ इलाही साहब। अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब एक कदम पीछे हटाते हैं तो उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत धड़म से गिरती है। अब आगे क्या होता है ये बहरहाल बात की बात है। क्या नून लीग और काफ लीग मिल बैठने को तैयार होंगी? क्या हुकूमत नून लीग और काफ लीग के दरमियान इख्तलाफात को हवा देगी? क्या इख्तलाफात पैदा करेगी? ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने तौर पर समझने की हैं। तो अब बड़ा एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। तो हम देखते बिलावल हैं, भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं एक सेनेटर से जाकर मिलूंगा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की हिमायत के लिए। मुझे अंदाज़ा है इस बात का, वो अपना सादिक संजरानी साहब के पास भी जाएंगे। अच्छा, जबकि खुद चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे हैं तो बिलावल उनके पास भी जाएंगे, जाकर वोट मांगेंगे। मेरा अच्छा। ख्याल है जी, बिल्कुल ऐसा। नहीं तो ये इस तरह का इमरान खान साहब को खत लिख दिया था यूसुफ रज़ा गिलानी ने वोट मांगने के लिए। उन्होंने वोट यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं दिया, लेकिन अपना वोट कैंसिल ही कर दिया। अच्छा लगाई साहब, एक इंटरेस्टिंग और मज़े की खबर ये है कि जो क्रिकेटर हैं शाहीन शाह अफरीदी, वो शाहिद खान अफरीदी साहब की जो बेटी है, तो ख़ानदानी ज़राए ये बता रहे हैं कि मंगनी उनकी होने जा रही है, आपस में रिश्ता है इनका बनने जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? अच्छा, बड़ी खुशी की बात है अगर इस तरह का कुछ ताल्लुक़ कायम होता है। शाहिद अफरीदी हमारे हीरो हैं, हमारे स्टार हैं, और उनके क्रिकेट का जो क्रिकेट का प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं कई लोग। ये आपकी दिलचस्प बात है, इसलिए कि जिसने भी वर्ल्ड कप जीता, उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप जीता था, इन्होंने T20 का जीता हुआ है, तो हो सकता है कि इस तरह की तवक्को उनके बारे में भी की जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम इस तरह का मजाक नहीं कर सकते। शाहिद अफरीदी वैसे बहुत अहम प्लेयर हैं और उनकी अगर ये निस्बत बन रही है तो बहुत अच्छी बात है। शाहिद अफरीदी साहब ने एक दफ़ा जावेद मियांदाद साहब को नाराज़ कर दिया था और जावेद मियांदाद साहब ने रिटायरमेंट ले ली। तो फिर जो है वो हमें कहा गया था कि अब इसको किसी तरह से मनाया जाए। तो हमने एक एफ़र्ट की थी 1996 में कि इनकी नाराज़गियाँ दूर हों, जावेद मियांदाद साहब को लाने के लिए, जो शाहिद अफरीदी साहब की वजह से नाराज़ हुआ था। तो उसमें थोड़ा बहुत किरदार हमने भी अदा किया था। एक अलग दास्तान है जो कभी सुनाएंगे। तो ये एक दिलचस्प बात होगी और अच्छा होगा कि अगर ये ताल्लुक़ बनता है और प्लेयर्स का ताल्लुक़ इस तरह का होता है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो बच्ची बड़ी हो गई होंगी शाहिद अफरीदी साहब की। अभी वैसे पढ़ रही है वो। हाँ, अल्लाह उसकी किस्मत अच्छी करे। तमाम बेटियों के लिए हमारी यही दुआ है कि उनकी किस्मत अच्छी हो। शाहिद अफरीदी साहब की बच्ची की किस्मत अच्छी हो, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। निस्बत जैसे जहाँ तय हो, अल्लाह उसको और ज़्यादा अच्छा करे, हमेशा अच्छा करे।
और उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरे और हाँ। सुखी गुजरे। अच्छा लगाई साहब, हमारे यहाँ टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है। एक मेरे पास बड़ी अच्छी मज़े की इंटरेस्टिंग खबर ये है कि 9th क्लास के एक स्टूडेंट है, उन्होंने व्हाट्सएप तर्ज की एक ऐप तैयार की है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। फेडरल बी एरिया के रिहायशी सैयद नबील हैदर जाफरी, वो इस वक्त 9th क्लास के स्टूडेंट हैं और उन्होंने अपनी ऐप का नाम रखा है FF मीटिंग। इस हवाले से हमारे पास एक वीडियो भी है, वो वीडियो पहले आपको दिखाते हैं, फिर इसके ऊपर बात करें। सोशल मीडिया पे लगाई साहब बड़ी पजीराई मिल रही है, इस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है और इस बच्चे को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। और ज़रा ये बता रहे हैं कि IT मिनिस्टर साहब इनके घर भी गए थे। अच्छी बात यह है इस ऐप की कि जिन लोगों की आइट साइट थोड़ी वीक होती है उनके लिए इसमें बड़ा अच्छा ऑप्शन मौजूद है कि आप फॉन्ट या फिर जो कलर है उसको इतना ब्राइट कर सकते हैं कि लोग जो कलर ब्लाइंड हैं या जिनकी आई साइट वीक है उनके लिए आसानी हो जाए। हम तो पिछले ज़माने के और पिछली सदी के लोग हैं, हमारे लिए ये मोज़े हो रहे हैं, बड़े बड़े वाक़यात हो रहे हैं। जिस तरह से बच्चों ने हमारे कोई ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है, गूगल का वो किया था फ़ैसला कि हमने एक वर्कशॉप में उन्होंने नीचे छोटी सी जगह पर उन्होंने गूगल का सेटअप बनाया। अब दुनिया का इतना बड़ा सेटअप बन चुका है। अपना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने फेसबुक का बनाया था, इतना बड़ा वो हो चुका है। इसी तरह से व्हाट्सअप जो है उसने दुनिया को हैरान करके रख दिया है, क्या चीज़ें बन रही हैं दुनिया भर में। एक हमारे बच्चे ने ऐसी चीज़ बनाई है, दिल खुश होता है, बहुत डीप कोर ऑफ द हार्ट हम खुश होते हैं, लेकिन हमारी हुकूमतें वो नहीं करती हैं। टैलेंट को उस तरह से हमारे टैलेंट को हम बहुत चीज़ें हम ज़ाय कर चुके हैं। हमारे बड़ा टैलेंट होता है, बहुत चीज़ें हमने खुद देखी जी बच्चों ने क्या क्या बनाया है, लेकिन वो बच्चे, हमें क्या बताऊँ आपको, दुनिया भर में 2-3 लोगों ने रिसर्च की, एक कराची से थे और रिसर्च ये हुई थी कि मेटल को कम वक्त में कम खर्च पर और इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेल्ट कैसे किया जाए। और उस करने वाले बच्चों को वर्ल्ड एकेडमी ने वीनस में इटली में दावत दी कि आए प्रेजेंटेशन दें, और बच्ची ने जाकर वहाँ प्रेजेंटेशन दी। लेकिन पाकिस्तान में ये खबर छपी, लेकिन पाकिस्तान में किसी ने भी उस टीम से या उस बच्ची से रजू नहीं किया। और मैं आपको बताऊं, मेरी बच्ची थी। अच्छा, गुड, माशाल्लाह। मैंने कभी ये बात नहीं की है। ये दुनिया में इतना बड़ा तजर्बा नहीं हुआ। वर्ल्ड एकेडमी ने बुलाया है, वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने बुलाया और प्रेजेंटेशन हुई। हमने कहा हम प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं, तो हमें उन्होंने कहा था 500 यूरो, इसका मतलब है कि 60,000 रुपये के करीब या इससे भी ज़्यादा उसका टिकट लगेगा। हमने कहा भाई हम तो वीनस देख लेते हैं, हम क्या करें, हम तो जो है इसमें नहीं देख सकते, हम अपनी बच्ची से खुद ही प्रेजेंटेशन ले लेंगे। तो ये मैं कह रहा हूँ कि टैलेंट तो आपके पास है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप अपने टैलेंट को नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनसे काम नहीं ले रहे हैं। अब ये बच्चा, अल्लाह करे कि इसका काम वो आगे हो, हम दुनिया में बड़ा स्कोप पैदा करें, लेकिन कहाँ होता है ये सब। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया लगाई साहब, हमारे पास वक्त खत्म हो गया है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अब अगले हफ्ते आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।